इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंट इन सीरीज। मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, हर एक का कैपेसिटेंस कितना है? C है। मैंने सबको सीरीज में जोड़ दिया, लेट अस से विद ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V0। ठीक है, अब आपको पता है सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होते। बैटरी सीरीज में अपने वोल्टेज को डिवाइड करती है, कुछ वोल्ट C1 को देगी, कुछ C2 को, कुछ C3 को। और क्योंकि सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो सब में इक्वली डिवाइड होगा। बैटरी अपना 1/3 इसको देगी, अगला 1/3 इसे देगी, अगला 1/3 इसे। अगर कैपेसिटेंस अलग अलग होते तो बैटरी वोल्टेज भी अलग अलग देती, मगर क्योंकि सारे कैपेसिटेंस सेम है तो बैटरी सबको इक्वल वोल्ट देगी, V0/3, V1/3 और V0/3। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंट इन सीरीज। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, हर एक का कैपेसिटेंस C है और हमने उन्हें सीरीज में जोड़ दिया है, लेट अस से विद ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V0। और सीरीज में बैटरी अपने वोल्टेज को डिवाइड करती है। सीरीज में बैटरी अपना कुछ वोल्टेज एक को देती है, कुछ दूसरे को, और जो रिमेनिंग हो वो तीसरे को। वैसे तो बैटरी अपने वोल्टेज को अलग अलग डिवाइड करती है, हाई कैपेसिटेंस को कम वोल्ट देती है, लो कैपेसिटेंस को ज्यादा वोल्ट देती है। मगर क्योंकि सारे कैपेसिटेंस सेम है इसलिए यहां बैटरी ने सबको बराबर बराबर वोल्टेज डिवाइड किया। V0/3 वो वोल्ट है जो बैटरी ने से दिया है, और क्वेश्चन में लिखा है कि हर एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज V है, यानी कि आपका जो कैपेसिटर है वो V वोल्ट पे खराब हो जाएगा। आप V से कम देंगे तो कैपेसिटर प्रॉपर्ली काम करेगा, V वोल्ट मिलते ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। अब आप बताओ बैटरी ने तुम्हारे कैपेसिटर को कितने वोल्ट दिए हैं? V0/3। ये तो वो वोल्ट है जो बैटरी ने दिए हैं, और ये खराब कब होगा? जब इसके वोल्टेज V हो जाएंगे। तो बैटरी ने जितने दिए हैं अगर ये V के बराबर हो जाए, जो वोल्ट बैटरी ने दिए हैं अगर ये V के बराबर हो जाए तो आपका कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो मुझे बताओ V0 कितना आ गया यहां से? 3V। इसका मतलब अगर बैटरी के वोल्ट 3V हो जाए, अगर बैटरी के वोल्ट 3V होंगे तो बैटरी सबको इक्वली बांटेगी, V। तो जब बैटरी के वोल्ट 3V होंगे तो आपके कैपेसिटर को V मिलेगा, और V मिलते ही वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब अगर बैटरी के वोल्ट 3V कर दूं तो ये पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। इस पूरे सर्किट का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 3V है। एक कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज V है, मगर पूरे सर्किट का ब्रेकडाउन वोल्टेज वो 3V है। क्योंकि जब पूरे सर्किट को टोटल 3V दोगे तो एक कैपेसिटर को V मिलेगा, और एक कैपेसिटर को V मिलती वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं सर्किट खराब हो जाए तो आपको बैटरी को 3V देना पड़ेगा। तो एक कैपेसिटर का ब्रेकडाउन V है और पूरे सर्किट का ब्रेकडाउन कितना आएगा? 3V। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन। कहता पूरे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बता दें और पूरे कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज बता दें। सब पूरे कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज तो 3V मैंने निकाल दिया है। हाँ, कैपेसिटेंस निकाल देता हूं, सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहां से C आएगा C/3। तो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस C/3 है और पूरे सर्किट का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 3V। तो आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन C। इस क्वेश्चन में लिखा है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C 900 पिकोफैरेड इज चार्ज फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी। ये वाला कैपेसिटर मैंने इस बैटरी से फुल चार्ज कर दिया है। कितना? सर ये कैपेसिटेंस C 900 पिकोफैरेड है और आपने वोल्टेज दिया है 100,
तो चार्ज बराबर होता है CV के, तो Q इक्वस टू C 900 V 100, तो यहां से Q आ गया बेटे 90,000 पिको कूलम। अब C पिको फैरेड में है तो चार्ज भी पिको में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वस टू 900। पहले मैंने इस कैपेसिटर को बैटरी से फुल चार्ज कर दिया, फिर मैंने बैटरी हटा दी और इस चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ मैंने जोड़ दिया। जब मैं चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ूंगा, तो आपको पता है जब एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट होती है तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज अंटिल देयर वोल्टेज बिकम सेम। तो जैसे ही आप इस चार्ज कैपेसिटर को एक नए अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो और थोड़ी देर में इनके वोल्टेज सेम हो जाएंगे। लेट अस से इसका वोल्टेज भी VC हो गया, इसका भी VC। कितना सर? इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है। जब दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हों तो उसके कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको यह लिखवा रखा है, C1V1 प्लस माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसमें VC कॉमन वोल्टेज होता है जो फाइनली अचीव होगा जब दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़ जाएंगे। C1 क्या होता है? पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। V1 जो पहले कैपेसिटर को आपने वोल्टेज दिए थे, V1। C2 क्या है? दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो अगेन C है। V2 जो दूसरे कैपेसिटर को वोल्टेज दिए थे, मैंने उसे वोल्टेज नहीं दिए थे, मैंने पहले वाले कैपेसिटर को चार्ज किया था 100 वोल्ट की बैटरी से, दूसरे वाले को तो अनचार्ज रखा था, इससे मैंने कोई वोल्टेज नहीं दिए थे। ध्यान रहे, क्लास में पढ़ते हैं इस फॉर्मूले में V1 V2 क्या होते हैं? वो इनिशियल वोल्टेज जो आपने शुरू में दिए थे कनेक्ट करने से पहले। देखिए दोनों कैपेसिटर को आप इनिशियली कुछ ना कुछ वोल्ट देते हैं, वो V1 V2 होते हैं। बाद में जब कैपेसिटर आपस में जुड़ जाते हैं उसके बाद तो उनके वोल्टेज कॉमन हो जाते हैं VC। वो फॉर्मूला जो VC बता रहा है यह है फाइनल वोल्टेज। इस फॉर्मूले में V1 V2 वो इनिशियल वोल्टेज है जो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट होने से पहले दिए जाते हैं, और VC वो फाइनल वोल्टेज है जो दोनों को मिलता है आफ्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेटे हमने इनिशियली C1 को चार्ज किया था बाय 100 वोल्ट बैटरी, हमने C2 को चार्ज नहीं किया था, उसके वोल्टेज 0 है। डिवाइड बाय C1 भी C, C2 भी C, तो कॉमन वोल्ट आ गया बेटे V1/2। अब बताओ पहले कैपेसिटर को आपने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था तो V1 100 हो गया, तो 100/2 कितना आ गया? 50 वोल्ट। तो दोनों कैपेसिटर कनेक्ट होने के बाद जो कॉमन वोल्ट आएगा वो आएगा 50 वोल्ट। तो पहले कैपेसिटर को हमने 100 वोल्ट से चार्ज किया था, हमने उसे इनिशियली 100 वोल्ट दिए थे। दूसरे कैपेसिटर को हमने चार्ज ही नहीं किया था, कोई वोल्टेज नहीं दिए थे, तो इसका इनिशियल वोल्टेज 100 था, दूसरे वाले का 0। बाद में जब कनेक्ट कर दिया तो ड्यू टू कंडक्शन दोनों के वोल्टेज सेम हो गए। कितने? वो मेरे फॉर्मूले ने बताया 50 वोल्ट हो गए। अब फाइनली उसे क्या चाहिए? आगे पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय सिस्टम कहता है कि फाइनली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी पूरे सिस्टम में वो कितनी होगी। देखिए दो कैपेसिटर लगे हैं एक जैसे, और थ्योरी के हिसाब से दोनों के वोल्टेज भी क्या हो गए हैं? सेम। तो अब जो फाइनल एनर्जी आएगी, पहले वाले की एनर्जी हाफ CV², दूसरे वाले की, सब दोनों के कैपेसिटेंस सेम दे रखे हैं तो दोनों C लेंगे, और आफ्टर कॉम्बिनेशन वोल्टेज तो सेम होंगे, तो थ्योरी है जब भी दुनिया में दो चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएं, एज पर थ्योरी ऑफ कंडक्शन, कनेक्ट होते ही चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो, एंड फाइनली दोनों के वोल्टेज सेम हो जाते हैं। तो देखिए अगर दो कैपेसिटर आपस में जुड़ गए हैं तो उनके वोल्टेज तो सेम हो गए होंगे एज पर थ्योरी।
हाँ, C1 C2 अलग अलग हो सकते थे, मगर क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू सेम दी है, इसलिए मैंने वो भी सेम लिए। वोल्टेज तो सेम होंगे ही, तो टोटल फाइनल एनर्जी इतनी आ गई CVc²। C 900 पिको फैरेड में है और वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज 50 है, अभी निकाले हमने। तो यहां से देखते हैं फाइनल एनर्जी कितनी आ गई। आगे बेटा 900 इंटू 10 की पावर -12, 50 का स्क्वायर हो गया 2500। अब यहां से फाइनल एनर्जी निकालते हैं। 25 इंटू 9 हो गया 225। 2 जीरो इधर हैं, 2 इधर, 4 जीरो हो गए, तो ये बनेगा 10 की पावर -8। एक डेसिमल यहां लगा दो, 2.25। तो क्या आपने 2 डेसिमल लगाए हैं तो 10 की पावर -8 से घटकर 10 की पावर -6 हो गई। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरे सिस्टम में इतनी होगी। चेक कर लीजिए, ये आंसर आपका। इस क्वेश्चन में लिखा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका चार्ज Q, इसका -Q, और उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये रहे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, अगर दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, और मान लेते हैं दोनों प्लेटों का एरिया A है, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, बताइए कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। देखिए, आपको याद हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये आपको एनर्जी डेंसिटी बताता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को राइट हैंड साइड ले जाएं तो एनर्जी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम V। किसका वॉल्यूम? अब आपको एनर्जी चाहिए कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के अंदर का वॉल्यूम चाहिए मुझे, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम चाहिए, ये वाला। कैसे मिलेगा सर? ये तो आप जो एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को सेपरेशन D से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया इंटू सेपरेशन, अंदर का वॉल्यूम दे देगा। तो एनर्जी स्टोर्ड आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा एरिया इंटू डिस्टेंस। देखिए, जब दोनों साइड का एरिया सेम हो, तो ये तो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, अगर किसी बॉडी में दोनों साइड का एरिया सेम हो, तो एरिया को अगर बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर दें तो बीच का पूरा वॉल्यूम मिल जाता है। मगर ध्यान रहे, ये जो हम करते हैं ना, एरिया को बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर दो तो बीच का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ये तब होता है जब दोनों साइड के एरिया सेम हो। तो ये आपको एनर्जी स्टोर्ड मिल गई बेटा, ये आ गई आपकी, चेक कर लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन। सर, ये C1 है, ये C2 है, और दोनों एक बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। टर्मिनल A एंड B ऑफ द की K आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग ए बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। देखिए, यहां पर एक की लगी हुई है, आप समझ लीजिए एक वायर लगा हुआ है यहां। इस वायर की वजह से आपका पहला कैपेसिटर C1, ये तो बैटरी के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया, इसकी लोअर प्लेट भी कनेक्ट हो गई है, और विद द हेल्प ऑफ की इसकी अपर प्लेट भी कनेक्ट हो गई। तो C1 की लोअर प्लेट भी बैटरी से कनेक्ट हो गई, C1 की अपर प्लेट भी। तो C1 तो बैटरी के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट है, बैटरी इससे फुल चार्ज करेगी। ये बैटरी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जो बैटरी का वोल्टेज है वो इसके हो जाएंगे। इसको इधर से प्लस चार्ज मिल जाएगा प्लस Q, इधर से माइनस चार्ज मिल जाएगा। कितना? Q का फॉर्मूला होता है CV। अब बैटरी चार्ज के साथ साथ इसे एनर्जी भी देगी, जिसमें एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ C1V²। ये रहा।
तो पहला कैपेसिटर C1 तो बैटरी के साथ प्रॉपरली कनेक्ट है और वो फुल चार्ज हो जाएगा, बैटरी उसे फुल चार्ज देगी, बैटरी उसे वोल्टेज भी देगी, बैटरी उसे चार्ज भी देगी और बैटरी उसे एनर्जी भी देगी। लेकिन जो C2 है आपका बेटे, वो बैटरी के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाया है। क्यों सर? C2 का लोअर प्लेट तो बैटरी से कनेक्ट हो पाया है, मगर C2 के अपर प्लेट यहां आके रुक गई, एयर गैप आ गया है, ये वायर बैटरी तक पहुंच ही नहीं पाया है, तो C2 आपका प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। नीचे से तो कनेक्ट है नहीं, कोई भी डिवाइस जब तक प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं मानी जाती जब तक उसके दोनों टर्मिनल सोर्स से कनेक्ट ना हो। तो ये C2 आपका बैटरी से कनेक्ट नहीं हो पाया, बैटरी ना इसे वोल्ट देगी, ना इसे चार्ज देगी, ना इसे एनर्जी देगी, इसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फुल चार्ज कैपेसिटर हो गया, ये अनचार्ज कैपेसिटर हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा? अब आगे देखो, नाउ डिस्कनेक्टिंग ए एंड बी। अब ए और बी को डिस्कनेक्ट करेंगे, यहां से वायर निकाल देंगे। टर्मिनल बी एंड सी आर कनेक्टेड और ये तार ए बी से निकालकर बी और सी में लगा देंगे। कुछ इस तरह का नया सर्किट बनेगा बेटे। ये तार ए और बी से निकाल देंगे ऐसे, और ये तार लगाएंगे बी और सी में ऐसे। ये C1 जो फुल चार्ज हो गया था और ये C2 जो अनचार्ज था। अब हमने ए और बी के बीच का वायर हटा दिया और उसे जाके यहां लगा दिया बी और सी के बीच में। इससे क्या हुआ? इससे अब आपकी बैटरी आउट ऑफ सर्किट हो गई। अब आपकी बैटरी का लोअर टर्मिनल तो सर्किट से कनेक्ट है, मगर बैटरी का अपर टर्मिनल हवा में है। अब आपकी बैटरी आउट ऑफ सर्किट हो गई, लेकिन अब C1 C2 आपस में कनेक्ट हो गए हैं। C1 C2 के दोनों की लोअर प्लेट आपस में जुड़ गई और दोनों की अपर प्लेट भी आपस में जुड़ गई। पहले C1 बैटरी से कनेक्ट था, C2 आउट ऑफ सर्किट था। अब C1 C2 आपस में जुड़ गए, बैटरी आउट ऑफ सर्किट हो गई। जब दो कैपेसिटर आपस में जुड़ जाएं तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज अंटिल देयर वोल्टेज बिकम सेम। जब भी दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होंगे, चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज अंटिल द वोल्टेज बिकम सेम। और क्योंकि इस प्रोसेस में चार्ज फ्लो करता है तो वायरिंग में हल्की सी हीट लॉसेस भी आते हैं। कितने सर? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं क्लासरूम में हम। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 प्लस माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं क्लासरूम में। तो जैसे ये दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होंगे, पहले C1 बैटरी से कनेक्ट था तो बैटरी ने C1 को फुल चार्ज कर दिया था। अब C1 C2 के साथ कनेक्ट हुआ है और दो कैपेसिटर जब भी आपस में कनेक्ट होंगे, एज पर थ्योरी चार्ज फ्लो करेगी फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज अंटिल वोल्टेज बिकम ऑन बोथ कैपेसिटर इक्वल। और इस प्रोसेस में इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन में लिखा है दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, तो C1 की वैल्यू भी C, C2 की वैल्यू भी C। V1 पहले वाले को हमने कितने वोल्ट दिए थे? V, बैटरी से मिले थे ना। V2 दूसरे वाले को हमने कोई वोल्ट नहीं दिए थे, बैटरी उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाई थी, 0। याद रहे क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि इस फॉर्मूले में जो V1 V2 होते हैं ये C1 C2 के इनिशियल वोल्टेजेस होते हैं आपस में कनेक्ट होने से पहले। देखिए दो कैपेसिटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, फाइनली उनके दोनों के वोल्टेज सेम हो जाते हैं, वो अलग है। V1 V2 इनके फाइनल वोल्टेज नहीं होते। V1 V2 वो इंडिविजुअल वोल्ट होते हैं जो इन्हें हम कनेक्ट करने से पहले देते हैं। V1 का मतलब वो वोल्ट जो हमने C1 को दिया था इससे पहले कि वो आपस में कनेक्ट हो, और V2 का मतलब वो वोल्टेज जो हमने C2 को दिया था इससे पहले कि वो आपस में कनेक्ट हो। C1 C2 अब आपस में कनेक्ट हुए हैं। आपस में कनेक्ट होने से पहले
इन दोनों के वोल्टेज को V1 V2 बोलते हैं। और बेटे आपस में कनेक्ट होने से पहले हालात ये थे, C1 बैटरी के साथ कनेक्ट था, बैटरी ने उससे फुल चार्ज दिया था V वोल्ट, इसके इनिशियल वोल्ट V थे। बैटरी ने इसे चार्ज नहीं दिया था, इसको कोई वोल्टेज नहीं मिले थे, इसके इनिशियल वोल्ट थे 0। तो C1 को इनिशियली कितने वोल्ट मिले थे V, और C2 को इनिशियल कितने वोल्ट मिले थे 0। तो याद रखिए फॉर्मूले में जो V1 V2 है ये इनके इनिशियल वोल्टेजेस हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करने से पहले दिए गए थे। V1 V दिया था, V2 0। तो यहां से हीट लॉसेस आ गया बेटे CV²/4। इतने हीट लॉसेस होंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। आगे पूछा है ड्यू टू दिस व्हाट परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, पूछ रहा है इसकी वजह से परसेंटेज लॉस कितना हुआ है। लॉस का मतलब हीट पूछ रहा है, मगर आपने हीट की वैल्यू निकाली, उसे परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हीट को अगर मैं इनिशियल एनर्जी से डिवाइड कर दूं, अगर हीट लॉस को इनिशियल एनर्जी से डिवाइड करूं तो यह आएगा फ्रैक्शन ऑफ लॉस, और इनटू 100 कर दूं तो यह आ गया परसेंटेज लॉस। हीट लॉस के फॉर्मूले से लॉस कितना आया CV²/4, और सिस्टम पे इनिशियल एनर्जी क्या थी, आपस में कनेक्ट होने से पहले C1 को जो बैटरी ने चार्ज किया था उसको एनर्जी इतनी मिली थी, और C2 को तो चार्ज ही नहीं किया, उससे कोई एनर्जी नहीं थी। तो इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV², किसकी, इसकी। उसके पास कोई एनर्जी नहीं, बैटरी ने उसे इनिशियली चार्ज ही नहीं किया था। अच्छा, मैंने C लिया है क्योंकि C1 C2 इक्वल है, इक्वल कैपेसिटेंस लिखा है ना, तो C1 C2 दोनों की वैल्यू C लेनी है। अब ये इनिशियल एनर्जी वहां डिवाइड कर दीजिए बेटा इनटू 100, तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया 50%। 50% हीट लॉसेस होंगे जब दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होंगे। क्या हमेशा ही लॉस 50% होगा? नहीं, ये सॉल्व करके निकालेंगे, अपना आप आएगा 50, कभी 80। नीट में ही ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इसमें आंसर 50% है, सेम क्वेश्चन उसने फिर रिपीट किया था, उसका आंसर 80% था। वो डिपेंड करता है C1 C2 की वैल्यू पे। अब C1 C2 क्योंकि सेम थे ना, इसलिए 50% हो गया, अलग अलग देगा तो अलग अलग आंसर आएंगे। ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि लॉस हमेशा 50% ही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया बेटे 50%।